हाय एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स डिकोड। देखो, अगर आपको वैदिक पीरियड के टॉपिक से बहुत ज़्यादा डर लगता है, नहीं समझ आता कितना डीप में इसको पढ़ना है, कैसे चीज़ों को याद करना है, तो ट्रस्ट मी, इस लेक्चर के थ्रू आपको इतने फ्लो के साथ, इतनी कॉमन सेंस के साथ ये लेक्चर जो है वो याद हो जाएगा कि दोबारा अगर आप किताब नहीं भी उठाओगे ना, तब भी अगर आपसे कोई सवाल पूछेगा कि वैदिक पीरियड में बताओ क्या था, क्या नहीं था, देन ऑल्सो यू विल प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन। इसके लिए कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस और लॉजिक अप्लाई करने हैं। किसी हिस्टोरिकल थिंग की हम लाइफ़स्टाइल को जब पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उस लाइफ़स्टाइल के अंदर थोड़ा-सा झाँक के देखना होता है। इट इज़ जस्ट दैट कि अपने फुट को वहाँ पे कैरी करना होता है ना? पुट करना होता है। तो वही हम यहाँ पे करेंगे। तो दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें आज हम वैदिक पीरियड के टॉपिक को कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग कि वैदिक पीरियड जो है वो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक चला था। ठीक है? एंड इट वाज द पीरियड जो एक्चुअल में आपका दो पार्ट्स में बट के पढ़ा जाता है। एक है आपका अर्ली वैदिक पीरियड, एक है आपका लेटर वैदिक पीरियड। तो बिफोर टॉकिंग अबाउट बोथ द पीरियड्स, इनके सोर्सेज क्या हैं? कहाँ से पता लग पा रहा है कि ये वैदिक पीरियड एग्जिस्ट करता था? कोई अगर आपसे पूछ ले, तो देखो, किसी भी हिस्ट्री में जाके अगर सोर्सेज के बारे में समझना है, जैसे हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम सोर्सेज देखे थे, हमें वहां पे उनकी पोट्रीज मिली थी, है ना, हमें वहां पे बीड्स मिले, क्राफ्ट मेकिंग के एविडेंस मिले, बहुत कुछ मिला, जिससे हमें समझ लगा कि चलो सिविलाइजेशन थी। हमें रिचुअल बाथ के लिए बड़ा सा बाथ टैंक मिला, ग्रेनरीज मिली। ऐसे ही यहाँ पे हमें सोर्सेज में ऐसा ही कुछ मिला, जैसे हमें पोट्री मिली, है ना, जिससे हम समझ पाए। लेकिन आईवीसी में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, याद करो, हमने एक और चीज देखी थी कि हमें वहां पे एक स्क्रिप्ट भी मिली थी। वो स्क्रिप्ट जो एक्चुअली में अभी भी डिसाइफर नहीं की गई है, अभी भी हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। लेकिन वैदिक पीरियड वो थोड़ा बाद का पीरियड था, एडवांसमेंट थोड़ा ज्यादा हो गया, तो यहाँ वैदिक पीरियड में जो हमें स्क्रिप्ट मिली या वैदिक पीरियड में जो हमें राइटिंग्स मिली है ना, उससे हमें वैदिक पीरियड आसानी से समझ आ गया, क्योंकि हमें लिखी हुई चीजें मिल गई ऐसे करके, तो हमें आसानी से समझ आ गया। तो इसका मतलब कहना है कैटेगराइज की जो सोर्सेज थे वो दो पार्ट में थे। एक थे आपके लिटरेरी सोर्सेज, विच मीन्स यहाँ पे लिटरेचर का रेफरेंस है, लिखी हुई चीजों का रेफरेंस है। और कुछ थे आपके नॉन लिटरेरी सोर्सेज। नॉन लिटरेरी का मतलब क्या होता है कि लिटरेचर वगैरह नहीं, बल्कि पोट्री, रोजमर्रा की उनकी जिंदगी या काम की चीजें। ठीक है? तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो हम लोग सोर्सेज को दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है? तो हमें समझ लग गया, जो सोर्सेज हैं, एक तो वो लिटरेरी हो सकते हैं, दूसरे वो नॉन लिटरेरी हो सकते हैं। मामला डन हो गया। ठीक है? थोड़ा सा पेन का वो मोटा कर लेते हैं निब। चलो, अब लिटरेरी में भी ऐसा नहीं है कि हम ही सिर्फ जानते थे वैदिक पीरियड के बारे में। देयर आर सर्टन थिंग्स जहां से हमें समझ लगा कि कुछ तो इंडियन लिटरेचर हमें बता रहा है कि वैदिक पीरियड एग्जिस्ट करता था, और कुछ हमें फॉरेन लिटरेचर से भी पता लग रहा है कि वैदिक पीरियड एग्जिस्ट करता था, है ना? तो सबसे पहले इंडियन लिटरेचर में क्या होगा? देखो, कॉमन सेंस लगाओ, वैदिक वर्ड है, वैदिक वर्ड माने वेदा से आया है। अब वेदास जो है, बचपन से चार वेद के बारे में हर कोई जानता समझता आ रहा है। चार वेद में सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, है ना? तो इसका मतलब सबसे पहले जो अर्ली वैदिक पीरियड जिसकी हम बात करते हैं, वैदिक पीरियड दो पार्ट में पढ़ना होता है, एक होता है अर्ली वैदिक, एक होता है लेटर, है ना? अर्ली माने पहले का। तो ऋग्वेदा सबसे पहले आया, तो इसका मतलब ऋग्वेद के थ्रू हमें अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में समझ लगा होगा कि अर्ली वैदिक पीरियड में कैसा जीवन था, कैसे लोग थे। तो ऋग्वेदा और अर्ली कनेक्ट कर लो। लेकिन ऋग्वेद के अंदर ना कुछ मंडल दिए गए हैं, मतलब ऐसे समझ लो पार्ट्स में बांटा गया है इसको। इसमें जो पार्ट मंडल सेकंड से लेकर मंडल नाइन्थ है, मतलब सेकंड से नाइन्थ तक का जो मंडल है, उसमें आपको अर्ली वैदिक का पूरा डिटेल मिल जाएगा। लेकिन आप बोलोगे कि मैम फिर फर्स्ट और 10th मंडल का क्या? तो जो फर्स्ट और 10th मंडल है, वो एक्चुअल में आपको लेटर वैदिक पीरियड के बारे में डिटेल देता है। ऋग्वेद बहुत बड़ा वेद है, तो हमें वो अर्ली और लेटर दोनों के बारे में बताता है, लेकिन ज्यादा उसके जो मंडल हैं वो अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में बताते हैं, और फर्स्ट और 10th मंडल उसका हमें लेटर वैदिक पीरियड के बारे में नॉलेज देता है। ठीक है? इसी तरीके से लेटर वैदिक पीरियड में जो बाकी के बचे हुए वेद हैं, तीन वेद जो और बचे हैं, जैसे कि आपका यजुर्वेद, फिर आपका सामवेद, उसके बाद आपका है अथर्ववेद। ठीक है? तो ये जो आपके तीन वेद और हैं, प्लस फर्स्ट और 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद, ये सारे मिलजुल कर लेटर वैदिक पीरियड का थोड़ा और हमें डीप में नॉलेज देते हैं। ठीक है? इसी तरीके से नॉन लिटरेरी सोर्सेज में आ जाओ। नॉन लिटरेरी में हमें पोट्री से पता लगता है कि ये वैदिक पीरियड की पोट्री थी,
क्योंकि उस टाइम पे जो गंगा का इलाका था जहाँ पे लोग रहते थे वैदिक काल में, वो पेंटेड ग्रे वेयर की पोट्री यूज करते थे। पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है। अब ये पेंटेड ग्रे वेयर की जो पोट्री है, एक यहाँ से हमें एविडेंस मिले, प्लस हमें कुछ ना स्कल्पचर्स मिले हैं, मूर्तियां वगैरह, वहां से हमें समझ आया कि चलो भाई वैदिक पीरियड के लोग कुछ ऐसे रहते होंगे, ऐसी चीजें यूज करते थे। तो नॉन लिटरेरी में बस ये दो सोर्सेज हैं। अब हमें क्या समझ आया, एक लिटरेरी सोर्सेज, एक नॉन लिटरेरी सोर्सेज, जहां से हमें वैदिक पीरियड की कंडीशंस पता लगती हैं। पर ये फॉरेन का क्या, यहाँ पे भी तो कुछ आएगा। फॉरेन के ऐसे कौन से एविडेंस है जिससे हमें पता लगता है कि एक्चुअल में वैदिक पीरियड जो है वो लेटर वैदिक पीरियड के फॉर्म में या फिर डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता था। तो देखो, अगर हम फॉरेन की कंडीशन में चले जाएं, तो फॉरेन के केस में हमारे पास लिटरेचर में, लिटरेरी एविडेंस में, ईरान का एक बहुत फेमस टेक्स्ट है। उस टेक्स्ट को कहा जाता है जेंड एवेस्ता, ठीक है, जेंड एवेस्ता। तो ये टेक्स्ट हमें रेफर करता है कि लिटरेरी जो आपका एविडेंस है अर्ली वैदिक पीरियड का, वो एग्जिस्ट करता था ईरानियन टेक्स्ट के अंदर। यानी शायद ईरान के लोगों को यहाँ पे वैदिक पीरियड के लोगों के बारे में पता था। तो नॉन लिटरेरी में आ जाओ। नॉन लिटरेरी सोर्सेज में हमें कहाँ से समझ आता है कि एक्चुअल में फॉरेन के लोग भी जानते थे वैदिक पीरियड के बारे में। तो इसके बहुत सारे एविडेंस मिले हैं, जैसे कि एशिया के अंदर जो माइनर वैदिक गॉड हैं, जिनको वो भगवान मानते हैं, ठीक है, उसका डिटेल हमें मिलता है भोगज कोई के अंदर। तो यहाँ से हमें समझ आता है कि यहाँ के लोग वहां के लोग शायद थोड़ा थोड़ा मिला जुला कल्चर फॉलो करते होंगे, है ना, मिली भगत। इसी तरीके से सीरिया में मिट्टानी, वहां से कुछ सोर्सेज मिले हैं। इराक के अंदर कैसीटी, वहां से सोर्सेज मिले हैं, इराक। फिर आपने टर्की के अंदर एक प्लेटू के बारे में हमेशा सुना होगा, एनातोलिया। तो एनातोलिया का जो टर्की का इलाका है, वहां से हमें एविडेंस मिले हैं, और वहां से हमें हिताइत के फॉर्म में जगह से एविडेंस मिले हैं, जहां से हमें समझ लगता है कि चलो वैदिक पीरियड जो था वो इंडिया का कुछ ऐसा दिखता था। तो शायद हम वहां पे इन जगह पे हम व्यापार करते होंगे, और उन्हीं के एविडेंस हमारे यहाँ से वहां पे जाके जमा हो गए, तो हमें कुछ ऐसे एविडेंस मिले और हम नॉलेज गेन कर पाए, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द एविडेंसेस जो पहले आपको पता होने चाहिए, कुछ फॉरेन के हैं, कुछ इंडिया के हैं, ठीक है। चलो, ये तो मामला डन हो गया। अब आ जाते हैं अर्ली वैदिक पीरियड में, ठीक है। अर्ली वैदिक पीरियड की अब डिटेल को समझना जरूरी है। तो अर्ली वैदिक पीरियड को अगर हम समझते हैं, तो हमें ये समझ लगा कि मोटा मोटा ये पीरियड 1500 बीसी से 1000 बीसी तक चलता है, ठीक है। 1500 से 1000 तक चलता है। अब मैंने आपको बताया कि ऋग्वेदा एक्चुअल में हमें बताता है कि इसका जो सेकेंड से लेकर 9th मंडल है, वो हमें बताता है कि ये पीरियड एग्जिस्ट करता था। तो ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वेद को कंपोज जिन्होंने किया है, उन्होंने अपने आप को आर्य बोला है। वो बोलते हैं कि हम आर्य हैं। तो क्या मैं कह सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने कंपोज किया और वो खुद को आर्य कह रहे हैं, तो शायद अर्ली वैदिक पीरियड में जो लोग रहते थे वो आर्य थे। वो अपने आप को आर्य कह के संबोधित करते थे। आर्य का भी जो बेसिक मतलब होता है वो होता है गुड फैमिली के आदमी होना, गुड फैमिली के मैन होना, ठीक है। तो ये एक इंडो यूरोपियन स्पीच ग्रुप जो है, कई बार उस टर्म को भी रेफर करता है। तो शायद आर्यंस जिनकी हम बात करते हैं, जिनके आने से बोला जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बाद में खत्म हो गई थी, शायद ये वही थे जो आके बस गए थे। लेकिन ये इंडस वैली के अराउंड में नहीं बसे, है ना। ये इंडस वैली के अराउंड में नहीं बसते हैं। ये कहाँ जाके बसते हैं, ये गंगा के इलाकों में बसते हैं, जाके गंजेटिक प्लेन में बसते हैं, ठीक है। चलो, तो रीजन की बात कर लेते हैं। अब रीजन में इन्होंने रेफरेंस दिया है सप्त सैंधव का। सप्त सैंधव, जिसको सिंधु भी बोलते हैं, सैंधव एन लिख लो यहाँ पे, मतलब लैंड ऑफ 7 रिवर्स, ठीक है। अब इंडस की तो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं जो आज भी हम पढ़ते हैं, बहुत फेमस है ना, जिनके लिए पाकिस्तान के साथ भी हमारा बातचीत चलता रहता है। इंडस के लिए ऑलरेडी हम एक लेक्चर कवर कर चुके हैं इस पे, वाईटी चैनल पे। तो 7 नदियों का मतलब क्या, कि एक तो इंडस जिसको उस टाइम पे सिंधु बोला जाता था, प्लस उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज, प्लस एक और नदी की यहाँ पे बात की है इन्होंने, दैट इज सरस्वती, जो आज के टाइम पे लॉस्ट रिवर है, ठीक है।
तो आप ऐसा समझो कि इन्होंने सप्त सिंधव वर्ल्ड के बारे में, रीजन के बारे में मेंशन किया है। तो ये गेंजेटिक प्लेन के अराउंड बसने से पहले इस जगह पे आए थे। इन्होंने यहाँ पे कहीं न कहीं अटैक किया होगा, ठीक है? तो यहाँ अटैक करके इन्होंने थोड़ा बहुत अपना सेटलमेंट पहले शुरू किया। बहुत अच्छे तरीके से ये वेल सेटल्ड हमें गंगा के प्लेन में नज़र आते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है? तो सप्त सिंधव का रेफरेंस हमें इन्हीं के टेक्स्ट से मिलता है। और सप्त सिंधु की नदियाँ आपको पता होनी चाहिए कि सिंधु, साथ में उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज, साथ में सरस्वती जो कि लॉस्ट एक रिवर है, ठीक है? और इंडस को सबसे ज़्यादा बार इन्होंने मोस्ट टाइम मेंशन किया है और सरस्वती इन्होंने सबसे पवित्र नदी बोली है। सरस्वती को ये पायस रिवर बोलते थे, ठीक है? इसके अलावा ये नेचर के प्रिंसिपल्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। मतलब इनके हिसाब से जो नेचुरल लॉ होते थे, जैसे कि जो ऋतुएँ होती हैं, सीज़न्स होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा ये मानते थे, ठीक है? फिर इनके हिसाब से जो धर्म होता है, वो ड्यूटी होता है, इस प्रिंसिपल को भी ये फॉलो करते थे। जैसे बहुत सारे जो नेचर के देवता हैं, जैसे वरुण देवता हो गए, इंद्र देवता हो गए, है ना? इन सब की ये हमें पूजा करते हुए आगे नज़र आएँगे, जब हम इनकी सोसाइटी के बारे में समझ। तो इतना मोटा-मोटा क्लियर हो गया कि रीजन क्या था इनका। लैंड ऑफ 7 रिवर्स के अराउंड ये बसते हैं, बाद में ये गंगा के प्लेन में जाएँगे, जिसको हम आगे पढ़ेंगे भी, क्योंकि इनको इंडस में कोई खास इंटरेस्ट रह नहीं जाएगा। पहले पर इन्होंने अटैक करके यहाँ पे अपने आप को बसाने की कोशिश की, ठीक है? और नेचुरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे। अब आ जाओ सोसाइटी के अंदर। सबसे पहले इनकी सोसाइटी की बात कर लेते हैं, ठीक है? तो सोसाइटी की अगर बात की जाए तो इनकी सोसाइटी ट्राइबल सोसाइटी थी, जैसे ट्राइब्स होती हैं। तो ये अपने आप को, मैंने बोला, जिन्होंने कंपोज़ किया था ऋग्वेदा वो अपने आप को आर्य बोलते थे, तो आर्यन्स हो गए और बाकी जो बचे वो नॉन आर्यन्स हो गए, ठीक है? अब जो नॉन आर्यन्स थे ना, इन्हीं में कइयों को ये दास बोलते थे, कइयों को दसायूस भी बोला गया है, क्योंकि इनके हिसाब से ये यहाँ पे आए हैं, आर्यन्स बड़े हैं, सुप्रीम है, बाकी सब दास हो गए, ठीक है? तो नॉन आर्यन आपके दास हो गए। इसके अलावा इन्होंने ये भी सिंबलाइज़ेशन रखा था कि जो दास थे या दास्यूस थे, वो डार्क कॉम्प्लेक्शन और जो आर्यन होते हैं वो फेयर होते हैं, ठीक है? तो मतलब यहाँ क्या नज़र आ रहा है आपको? डिस्क्रिमिनेशन नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम लॉजिक अप्लाई करो यहाँ पे, दिख रहा है ना डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज़्म इनफैक्ट पता लग रहा है हमें यहाँ पे। और इन्होंने यहाँ पे 4 वर्ण सिस्टम जो है, उसको भी फॉलो किया, 4 वर्ण का जो सिस्टम होता है। 4 वर्ण का जो सिस्टम उस टाइम पे था, वो वर्क के बेसिस पे था, यानी जो आप काम करते थे वही आपका वर्ण हो जाता था, ठीक है? बाद में ये सिस्टम हम देखेंगे आगे के पीरियड में जाके, ये बर्थ के बेसिस पे डिपेंडेंट हो गया कि जिस जाति में जन्म लोगे वही आपकी जाति हो जाएगी, वही वर्ण हो जाएगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। इनके हिसाब से जो काम करते हो वो आपका वर्ण हो जाएगा। तो 4 वर्ण सिस्टम एग्जिस्ट करता था, लेकिन जो कास्ट सिस्टम था, रिजिड कास्ट सिस्टम, वो प्रेजेंट नहीं था यहाँ पे, वो हमें नहीं नज़र आता है, ठीक है? हालाँकि यहाँ पे स्लेवरी हमें देखने को मिलती है। कैसे देखने को मिलती है? कि ये जो दास हैं, जो दासियूज़ हैं, जो डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं इनके हिसाब से, इनको ये अपनी डोमेस्टिक हेल्प के लिए यूज़ करते थे, ठीक है? घर के कामों के लिए। अब देखो, घर के कामों के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन आर्यन्स के लिए सबसे बेटर एक्टिविटी क्या थी? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एक बड़ा काम है। तो एग्रीकल्चर में ये कभी भी दासूस को यूज़ नहीं करते थे, ये ध्यान रखना है। एग्रीकल्चर में इनको कोई लेना-देना नहीं था। डोमेस्टिक हेल्प में इनका यूज़ लेते थे, सर्वेंट्स का, ठीक है? लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जब इनसे बात करते थे ना, तो इनसे बहुत प्यार से बात करते थे। दे वर वेरी सॉफ्ट टुवर्ड द दासास, ठीक है? अब रेसिज़्म में ये फेयरनेस और ये डार्क कॉम्प्लेक्शन हमें नज़र आ रहा होगा, लेकिन वो रेसिज़्म प्रैक्टिस नहीं करते थे। यहाँ डिफरेंशिएशन बस किया गया है कि आर्यन्स का मतलब फेयर, दासास का मतलब डार्क, ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत सॉफ्टली उनके साथ बिहेव करते थे, ठीक है? और सोसाइटी इस वजह से इगैलिटेरियन थी, यानी जो अपना काम करता था वो अपना काम आराम से करता रहता था और डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा स्टीक या बहुत ज़्यादा शार्प नहीं एग्जिस्ट करता था, डिफरेंशिएशन नहीं करते थे एक-दूसरे में ज़्यादा। और सोसाइटी बटी कैसे हुई थी? जैसे सोसाइटी में पहले तो एक फैमिली होगी, ठीक है? वो फैमिली को कहा जाता था कि कुल है वो। जैसे आप किस कुल से बिलॉन्ग करते हो, मतलब आप कौन से फैमिली से बिलॉन्ग करते हो। फिर जो आपके ग्रुप ऑफ फैमिलीज होते थे या ग्रुप ऑफ जो कुल होते थे, वो मिलकर बनाते थे ग्राम, जिसको आज के टाइम हम विलेज भी बोलते हैं, है ना? ग्राम। तो ग्राम का मतलब यहाँ पे ग्रुप ऑफ फैमिलीज होता था, ध्यान रखना है, ग्रुप ऑफ कुल। और इसी से आगे चल के बनता था क्लैन। जब बहुत सारे ग्रुप एक जगह पे रहने लगेंगे तो उसे क्लैन बोला जाएगा, क्लैन को विस कहा जाता था।
ठीक है? और इसी विश्व के अंदर जन यानी कि ट्राइब्स बन जाती थी आगे चल, फिर ऐसे अलग-अलग ट्राइब जो हैं वो रहेंगी आपस में, है ना? आपने क्लैश ऑफ क्लैंस सीरीज़ के बारे में सुना होगा, तो वो क्लैन्स आपस में कैसे लड़ते भी हैं, पावर हासिल करना चाहते हैं। ये सब यहीं से आपको नज़र आ रहा होगा, मतलब उसी से रिलेट करके यू कैन मेमोराइज़ कि पहले फैमिली आएगी, फिर ग्रुप ऑफ कुल ग्राम बनाएँगे, फिर वो क्लैन बनाएँगे मिलके, फिर क्लैन से वो जन यानी ट्राइब बनाएँगे। अब इनके कुछ ना कुछ तो हेड भी होंगे। जैसे जो कुल का हेड होता था, उसको कुलप्पा बोलते थे। क्या बोलते थे? कुलप्पा। अब यहाँ आपको समझ आ रहा होगा कुलप्पा मतलब एक मेल की बात हो रही है, तो अगर मेल की बात हो रही है तो यहाँ पे हमें पैट्रियार्कल सोसाइटी नज़र आएगी। यानी कि पैट्रियार्कल माने उनके हिसाब से जो उनकी विरासत को कैरी करेगा वो एक सन कैरी करेगा, एक मेल कैरी करेगा, तो हमेशा एक बेटे की चाहत रहती थी कि बेटे का जन्म हो जाए। उसके बाद ग्राम है, जो ग्राम का हेड होता था, उसको ग्रामिनी कहा जाता था। क्या बोला जाता था? ग्रामिनी। और ग्रामीणी जो है वो विलेज के अंदर अगर कहीं फाइट हो जाती थी, उस फाइट को सॉल्व करने के लिए भी फाइटिंग यूनिट का भी हेड होता था। उसके बाद आ जाओ जन, जो ट्राइब्स हैं। जो ट्राइब्स का हेड होता था, उसको बोला जाता था राजन। अब यहाँ पे राजन को राजा से मत जोड़ देना, ठीक है? किंग का कोई सिस्टम नहीं था यहाँ पे, बस बोल दिया जाता था, किंग का कोई सिस्टम नहीं है, बस राजन नाम होता था हेड का। हेड मतलब हेड को राजन कह के संबोधित किया जाता था। अब इसी राजन की जो वाइफ होती थी, उस वाइफ को बोला जाता था महिषी। क्या बोला जाता था? महिषी। तो राजन और महिषी हस्बैंड वाइफ हो गए। अगर आपसे कोई ये पूछे कि उस टाइम पे इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जो है वो आपको कैसा नजर आता है ना? शादी के बारे में इनका क्या ख्याल था? तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज था, वो दरअसल ये था कि कहीं-कहीं पे या बाकी काफ़ी जगह पे तो मोनोगैमस नेचर था, यानी एक से शादी कर ली तो उसी से निभाएँगे, वो प्रिंसिपल को ये फॉलो करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है हमें पॉलीगैमी के रेफरेंस नहीं मिले हैं। पॉलीगैमी एग्जिस्ट करती थी, व्हिच मीन्स कि एक हस्बैंड की बहुत सारी वाइफ्स हो सकती हैं, ये पॉलीगैमी होता है। सिमिलरली हमें यहाँ पे पॉलीएंड्री की प्रैक्टिस भी देखने को मिली है। व्हाट इज़ पॉलीएंड्री? कि एक वाइफ है, उसके बहुत सारे हस्बैंड हो सकते हैं, ठीक है? तो पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री के रेफरेंसेस को झुठलाया नहीं जा सकता। बट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो ये कितने मतलब आप समझो एक तो डिफरेंशिएशन नहीं करते थे, एगैलिटेरियन सोसाइटी थी, लेकिन आप समझो सती का सिस्टम भी एग्जिस्ट नहीं करता था। सती का कोई रेफरेंस नहीं मिला है यहाँ पे जो कि बाद में इमर्ज हो जाएगा। अभी सती का कोई रेफरेंस नहीं है। अभी नए-नए आए हैं ना, आर्यंस अपना इंप्रेशन जमा रहे हैं, ऐसे समझो, है ना? यहाँ की सोसाइटी में सब बेटर-बेटर कर रहे हैं। तो इसके अलावा चाइल्ड मैरिज की भी कोई बात नहीं हुई है। चाइल्ड मैरिज का भी कहीं कोई रेफरेंस नहीं है। चाइल्ड मैरिज और सती कोई रेफरेंस नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखो कितना एडवांसमेंट था उस टाइम पे जिसके लिए बाद में हमें ब्रिटिशर्स से लड़ना भी पड़ा। उसको पहले ही अर्ली वैदिक पीरियड में फॉलो किया जाता था, दैट वाज़ द रीमैरिज ऑफ विडो। जो विडोज़ होती थी उनकी रीमैरिज अलाउ की जाती थी, यानी उनको दोबारा से शादी करने का हक होता था, ठीक है? और इस शादी को बोलते थे नियोगा। क्या बोलते थे? नियोगा। नियोग में क्या होता था कि जो मैरिज होती थी विडो की वो हस्बैंड के ही ब्रदर के साथ कर दी जाती थी, ठीक है? पर रीमैरिज ऑफ विडो वाज़ देयर। इसके अलावा कभी-कभी खुशी का माहौल होता था तो ड्रिंकिंग वगैरह में भी ये काफ़ी बिलीव करते थे, है ना? 2 ड्रिंक को ये कंज़्यूम करते थे। एक होती थी आपकी सोम ड्रिंक। सोम ड्रिंक जो है बेसिकली ये धर्म के थ्रू आती थी, रिलिजन के थ्रू। ऐसे समझो कि इन्होंने कुछ रिचुअल परफॉर्म किया है ना? कहीं कुछ सैक्रिफाइस किया है, तो उसके बाद से ये सोम का कंजम्पशन करते थे। एक ड्रिंक जो थी उसको सुर बोला जाता था। अब देखो सोम की ड्रिंक को तो इन्होंने वैलिड मान लिया क्योंकि धर्म से आई है, सैक्रिफाइस से आई है। लेकिन जो सुर वाली ड्रिंक है, सुर वाली ड्रिंक को ये लोग जो प्रीस्ट थे खास करके, वो प्रीस्ट उस ड्रिंक को सही नहीं मानते थे। प्रीस्ट के हिसाब से ये ड्रिंक अच्छी नहीं थी, तो प्रीस्ट उस ड्रिंक को करते हैं डिसअप्रूव, मानते ही नहीं है। इसके अलावा ये गैम्बलिंग वगैरह खेलते थे, ध्यान रखना है, जुआ वगैरह, ठीक है? और जो रेस लगाते हैं रथों की आपस में, चैरियट रेस, वो हमेशा लगाई जाती थी। गेम्स वगैरह का कल्चर था मतलब, ठीक है? मतलब काफ़ी खुशमिजाज इंसान थे। अब वुमेन के स्टेटस की बात कर लेते हैं। देखो इगैलिटेरियन सोसाइटी है तो आम-सी बात है अगर वुमेन की विडो रीमैरिज भी हो रही है तो वुमेन का स्टेटस यहाँ पे अच्छा ही होगा, वुमेन को बोलने का हक था, ठीक है? तो वुमेन का जो स्टेटस था दैट वाज़ प्रीटी गुड ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। और बहुत सारी उस टाइम पे हमें फीमेल जो संत हैं जिनको हम सेजेस बोलते हैं, सेज बोलते हैं, है ना? हमें फीमेल सेजेस भी देखने को मिली हैं। फीमेल संत, जिनमें आपको फेमस संत जो हैं कुछ नाम याद रख सकते हैं आप उनके, जैसे अपाला हो गई, जैसे आपकी घोष हो गई, ये फीमेल आपकी सेजेस हैं।
उसके बाद आपकी सिकता हो गई, देन आपकी एक और हैं निवावारी, ये सब फीमेल सेजेस हैं। और ये फीमेल सेजेस का कंट्रीब्यूशन यहाँ तक है कि जब ऋग्वेद कंपोज हुआ था, उस ऋग्वेद के कंपोजिशन में भी इन फीमेल्स ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। इनका हमें ऋग्वेद के कंपोजिशन में कंट्रीब्यूशन नजर आता है। दैट इज द मेन पार्ट। ठीक है। इसके अलावा ना एक टर्म मेंशन हुई है ऋग्वेद में या फिर लेट अर्ली वैदिक पीरियड में, दैट इज गोत्र। गोत्र के टर्म को ऋग्वेद में जो मेंशन किया गया है, वो इस हिसाब से किया गया है कि काउ पेन, मतलब ऐसे समझो कि जो गांव का झुंड होता है, जो हर्ड्स ऑफ काउ होता है, उसको गोत्र कहा जाता था। गैया का जो झुंड होता है उसको गोत्र बोला गया है। ठीक है। तो ये सारा हमने सोसाइटी के बारे में डन कर लिया मामला कि कैसी सोसाइटी थी। काफी इगैलिटेरियन, काफी अच्छी थी, खुले विचारों वाली सोसाइटी थी। लेकिन यस, फेयर जो था आर्यंस को बोला जाता था और दासियों जो थे उनको डार्क बोला जाता था। मामला डन। ठीक है। अब आते हैं रिलीजन के ऊपर, धर्म की बात कर लेते हैं। तो रिलीजन, जैसा मैंने बताया, ये नेचर को फॉलो करते थे। नेचुरल ऑर्डर इनके हिसाब से सबसे सुप्रीम ऑर्डर है। ठीक है। इनके हिसाब से जो धर्म वर्ल्ड है, वो एक तो धर्म पे चलता है और दूसरा चलता है ऋत के ऊपर। ठीक है। इन दो प्रिंसिपल्स पे धर्म चलता है। नेचर धर्म को मतलब नेचर जो है वो सोसाइटी को चलाता है। इनके हिसाब से धर्म और ऋत के हिसाब से पूरी दुनिया चलती है। नेचुरल फोर्सेस को ये अलग अलग रूप में देखा करते थे। जैसे इनके हिसाब से जो अर्थ है वो एक नेचुरल सोर्स है, उसकी पूजा करेंगे, फायर की पूजा करेंगे, विंड की पूजा करेंगे, फिर बारिश की पूजा करेंगे। ठीक है। इन सबको क्या बोलेंगे हम बोलेंगे कि ये एंथ्रोपोमॉर्फिक तरीके से नेचर के रिसोर्सेज को देखते थे। उनको मतलब उस तरीके से पर्सोनिफाई करते थे। जैसे अब जो बारिश है उनके इंद्रदेव बना दिए, ऐसे सब। और पूजा करते टाइम ये सैक्रिफाइस परफॉर्म करते थे, ये ध्यान रखना है। सैक्रिफाइस पे तो फिर सोम का कंजम्पशन करते थे। ठीक है। तो सैक्रिफाइस वगैरह जो है वो परफॉर्म किए जाते थे। किस लिए किए जाते थे? ताकि कैटल जो है वो अच्छी रहे, ताकि प्रजा जो है वो एकदम खुशहाल रहे। तो यहाँ से हमें क्या समझ लग रहा है? ये जो सैक्रिफाइस दे रहे थे, ये स्पिरिचुअल होने के लिए नहीं दे रहे थे। किसी तरीके की स्पिरिचुअलिटी में नजर नहीं आ रही है। मटेरियलिस्टिक थिंग नजर आ रही है कि अपने मटेरियलिस्टिक थिंग को बचाने के लिए ये सैक्रिफाइस दे रहे हैं। तो मटेरियलिस्टिक थे ये नेचर। पर यस, पूजा जो मूर्ति की पूजा है, आइडल वर्शिप, वो हमें नजर नहीं आती है। ये मूर्ति की कोई पूजा नहीं करते थे। जब मूर्ति की पूजा नहीं होती थी तो घरों में जो नॉर्मल रिचुअल होते थे, हाउस होल्ड रिचुअल, उसके लिए किसी भी पादरी की, प्रीस्ट की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि मूर्ति पूजा है ही नहीं। ठीक है। सैक्रिफाइस में थोड़ा बहुत प्रीस्ट की जरूरत पड़ गई घर के रिचुअल के लिए, हाउस होल्ड रिचुअल के लिए आपको जरूरत ही नहीं है प्रीस्ट की। किसी भी तरीके के तंत्र में, मैजिक कंडीशन में, ओमेन में, इन सब में ये बिलीव नहीं करते थे। अब इनके इंपॉर्टेंट गॉड क्या क्या हो जाएंगे? जो बारिश को मानेंगे वो हो जाएंगे इंद्रदेव, है ना। और अग्निदेव हो जाएंगे फायर के देवता, वरुण देव हो जाएंगे समुद्र के देवता, यम जो हैं वो डेथ के देवता जो आज भी माने जाते हैं, है ना। सोम देवता, उनको गॉड ऑफ प्लांट्स बोला जाता है, ये सोम देवता। फिर उसके बाद एक रुद्र देवता थे। रुद्र देवता वो जो एक्चुअल में डिजीज को खत्म कर सकते हैं। उसके बाद एक अश्विनी देवता थे। अश्विनी देवता माने युद्ध के देवता, वॉर के देवता। ठीक है। उसके बाद सावित्री। सावित्री माने जो एक्चुअल में हमें गायत्री मंत्र में भी रेफरेंस में मिलती हैं। सावित्री यमराज से मतलब जो प्राण बचा के भी लेके आई थी, सावित्री की भी पूजा की जाती थी। सावित्री को दरअसल गायत्री मंत्र की देवी बोला गया है। यहाँ पे गायत्री मंत्र की ये डेटी है। ठीक है। गायत्री मंत्र किन्होंने लिखा था? गायत्री मंत्र के बारे में बोला जाता है कि ऋग्वेद का जो थर्ड मंडल है, तीसरा मंडल, गायत्री मंत्र उसमें लिखा गया था, और ये लिखा था विश्वामित्र ने। विश्वामित्र है, उन्होंने गायत्री मंत्र लिखा था। इसके अलावा एक गॉड में याद रखना है, और दैट इज आदिति। आदिति मतलब मदर ऑफ मैनी गॉड्स, जैसे माँ होती है वैसे। ठीक है। मदर ऑफ मैनी गॉड्स। तो हमें क्या समझ आ रहा है कि यहाँ पे जब पूजा कर रहे हैं वो गॉड की, तो उसमें भेदभाव नहीं है, फीमेल्स की भी पूजा हो रही है ना। इसी तरीके से जो उषा है, उनको गॉडेस ऑफ डॉन बोला जाता है, जो शाम के टाइम का होता है ना। फिर मारुत, मारुत मतलब गॉड ऑफ थंडर, जैसे थॉर है ना आज के टाइम पे, वैसे थंडर के देवता मारुत। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रीस्ट हैं उस टाइम पे, उनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। एक तो हमें समझ ही लग गया, विश्वामित्रा, है ना, जिन्होंने गायत्री मंत्र लिखा। और एक थे ऋषि वशिष्ठ, तो ये फेमस प्रीस्ट हैं।
इसके अलावा आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जो वैदिक संत हुआ करते थे, वैदिक संत, वो किसी भी गॉड की पूजा कर लेते थे। ऐसा जैसे क्योंकि बहुत सारे गॉड हैं, तो एट अ टाइम जिनकी ज़रूरत उन्हें लगती थी, वो किसी भी गॉड को पूज लेते थे और उसी टाइम जब पूजते थे, तो उसी टाइम उस गॉड गॉड को ही वो सुप्रीम गॉड मान लेते थे। तो हमें क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पे हमें पॉलीथिज़्म नज़र आ रहा है। मतलब मोनोथिज़्म नहीं है, एक भगवान की एक चीज़ की पूजा नहीं है। बहुत सारे भगवान हैं, किसी को भी सुप्रीम जो है मान लिया जाता था। ठीक है? ये हमें नज़र आता है। चलो, उसके बाद हम बात करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम की, रिलिजन इज़ डन। तो पॉलिटिकल सिस्टम पे आ जाते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम में हमने देखा कि राजन जो थे वो जन के नेता थे, है ना? राजन हेड थे जन के। राजन की 2 ड्यूटीज़ होती थी, क्योंकि देखो ये काउज़ को बहुत पूजते थे, कैटल की बहुत पूजा करते थे, प्रजा को खुशहाल रखना था। तो एक्चुअल में राजा की ड्यूटी होती थी कि एक तो काऊ का प्रोटेक्शन करना है ना? और काऊ जो है उसको किससे बचाना है? पानीज़ से बचाना है, पानीज़ से। पानीज़ वो थे जो काऊ को चुरा लेते थे या हाइड करके रखते थे। इसके अलावा राजा का दूसरा काम क्या था राजन का? अपनी ट्राइब यानी अपनी जो जन है, प्रजा है, उसकी रक्षा करनी। ये काम था। अब राजन को ना कई-कई जगह में गोपा भी बोला गया है। क्या बोला गया है? गोपा। इसके अलावा जो राजन थे, उनकी असिस्टेंस के लिए भी कुछ लोग थे। उन असिस्टेंस वाले लोगों को भी कुछ ना कुछ बोला जाता था। जैसे पुरोहित बोला जाता था गुरु को। सेनानी, सेना होती है ना? सेनानी बोला जाता था जो आर्मी का कमांडर इन चीफ होता था। व्रजपति, व्रजपति बोला जाता था जिसकी लार्ज लैंड पे, बड़े लैंड पे व्रज हो, मतलब बड़े से लैंड पे अथॉरिटी हो। ठीक है? उसके बाद है ग्रामीणी। ग्रामीणी किसे बोला जाता था? हेड ऑफ द विलेज आर्मी। जो आर्मी विलेज है, ठीक है? विलेज मतलब उसकी आर्मी के हेड। ग्रामीणी तो हमने देख ही लिया वैसे भी, ग्राम का हेड। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कैटल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशियस मानी जाती थी। जब कैटल को वापिस पाना होता था या ऐसा लगता है कि कैटल्स जो हैं वो सही से परफॉर्म नहीं कर रही हैं, तो उस टाइम पे इंद्रदेव को इन्वोक किया जाता था। ठीक है? और इंद्रदेव की पूजा की जाती थी। और कहा ये जाता था कि इंद्रदेव जो थे या इंद्र जो थे वो एक्चुअल में जो दासियुस थे, उनको हरा देते थे या ऐसे समझ लो दासियुस जो थे उनके फोर्ट्स वगैरह, किले वगैरह को खत्म कर देते थे और फिर कैटल्स की रक्षा करते थे या कैटल्स को वापस ले आते थे। तो इसलिए उनको वहां पे पुरंदर भी बोला गया है। इंद्र को पुरंदर भी बोला गया है। और बहुत सारी बैटल्स जो है ना, काओ को, कैटल को सर्च करने के लिए लड़ी भी गई हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आएगी बैटल ऑफ गविस्थी, फिर बैटल ऑफ गोशु, बैटल ऑफ गावियत। तो गैया कैसे, गाविया, गोशु, जी से स्टार्ट है ना, तो काउ से रिलेटेड बैटल है ये। और उसके लिए इंद्र देवता को इन्वोक किया जाता था और इंद्र देवता जो थे वो एक तरीके से दासियुस का जो किला थे वो खत्म कर देते थे, मतलब ब्रेक कर देते थे और फिर बचा लेते थे कैटल्स को, तो इंद्रदेव को पुरंदर बोला जाता था। अब इसके अलावा ट्राइबल असेंबलीज भी बनाई गई थी। उन ट्राइबल असेंबलीज में लोग आपस में बैठते थे, बातचीत करते थे और डिसीजन मेकिंग में उनको सुना जाता था। ठीक है? अब ये जो ट्राइबल असेंबलीज हैं, इसमें कुछ-कुछ अलग-अलग नाम है उन असेंबलीज के। जैसे कि एक असेंबली है विधाता। विधाता सबसे पुराने होते हैं, है ना? भगवान विधाता को बोला जाता है। तो ओल्डेस्ट बॉडी है ये। विधाता में मतलब विधाता विधाता वाज़ अ ट्राइबल असेंबली। सिमिलरली एक होती थी सभा। सभा में जो एलीट लोग होते थे वो बैठते थे। जिनके पास जुडिशियल पावर होती थी, वो बैठते थे। फिर उसके बाद होती थी समिति। समिति बहुत बड़ी बॉडी होती थी। समिति को बस ऐसे समझ लो लार्जेस्ट बॉडी होती थी। मतलब इसमें आम जन सारे लोग दरअसल आपको जो हैं वो ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगे। उसके बाद होती थी ट्राइबल असेंबली गन की। तो गन की असेंबली का मतलब जो ट्रूप्स होती हैं आपकी, ठीक है? वो ट्रूप्स की असेंबली होती थी। तो ट्राइबल असेंबली में विधाता मतलब ओल्डेस्ट बॉडी, बड़े बुजुर्ग जो हैं सबसे पुराने वो बैठेंगे। सभा में एलीट बैठेंगे, जजमेंट देने वाले बैठेंगे। समिति लार्जेस्ट थी, इसमें सब लोग बैठते थे, ठीक है? और गन के अंदर ट्रूप्स जो थे वो बैठते थे, उनकी असेंबली लगती थी। अब वुमेन किसमें पार्टिसिपेट कर सकती थी? जो वुमेन थी वो विधाता और सभा दोनों में पार्टिसिपेट करती थी। वुमेन इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, यानी कि वुमेन अटेंड कर पाती थी इन विधाता और सभा को, ट्राइबल असेंबलीज को। सभा और समिति, ये दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है कि सभा और समिति एक्चुअल में किस लिए लाई गई थी, ताकि जो चीफ है, जो कंट्रोल कर रहा है पूरे लोगों को,
उस चीफ के ऊपर भी क्वेश्चन रेज किया जा सके, जैसे आज के टाइम पे डेमोक्रेसी है ना, वैसे ही है, ठीक है। तो इसलिए चीफ ऑटोक्रेट ना हो जाए, आजाद ना हो जाए, उसके लिए सभा समिति लाई गई थी। पर एक चीज ध्यान रखनी है कि जो आर्मी की हम बात कर रहे हैं, आर्मी स्टैंडिंग फॉर्म में नहीं होती थी। देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडिंग आर्मी। स्टैंडिंग आर्मी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। स्टैंडिंग आर्मी का मतलब क्या होता है, जैसे राजा बैठे हैं तो उनके आसपास सैनिक खड़े हुए हैं, नहीं, उनकी रक्षा के लिए हमेशा नहीं। आर्मी का यहाँ पे रेफरेंस क्या है कि स्टैंडिंग आर्मी का कॉन्सेप्ट नहीं था। मिलिट्री फंक्शन का यहाँ पे मतलब ये है कि जो नॉर्मल आपके गन है ना, जो नॉर्मल आपके सारधाज हैं लोग, वही एक्चुअल में मिलिट्री के फंक्शंस को परफॉर्म करते थे, अपना मिलिट्री का काम निपटाते थे, फिर अपने रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो जाते थे, स्टैंडिंग आर्मी की कोई भूमिका नहीं निभाते थे। और यहाँ पे जस्टिस ऑफिसर के बारे में भी कोई जिक्र नहीं है। हमने देखा ना, सभा लग सकती है, असेंबली लग सकती है, लेकिन ऑफिसर कोई नहीं है उसके अंदर। इसके अलावा हमें यहाँ पे मोनार्की नजर आ रही है। मोनार्की क्या होती है, राजा का बेटा राजा बनेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि राजन जो है उसकी पोस्ट हमें हेरिडिटरी नजर आ रही है। लेकिन कहीं-कहीं हमें समिति के अंदर, जब हम समिति को समझ रहे हैं, तो समिति में हमें ये दिख रहा है कि इलेक्शंस भी करवाया करते थे वो लोग। तो मोनार्की थी, राजन के अंदर जो राजन के आगे वंशज हैं, वो शायद गद्दी संभालते थे, लेकिन समिति के अंदर हमें इलेक्शंस के भी एविडेंस जो है वो नजर आए हैं। इसके अलावा ऋग्वेद के अंदर जिन रथों की बात की गई है, चैरियट्स की बात की गई है, उन रथ को जो चलाते थे, जो रथ चालक थे, जिनको हम बोलते हैं चैरियटर्स, है ना, वो चैरियटर्स के बारे में भी ऋग्वेदा क्या बोलता है, अलग-अलग टर्म्स यूज की गई हैं उनके लिए। जैसे ये बोला गया है कि जो चैरियटर्स थे वो वर्मा यूज करते थे, मतलब एक कोट होता था मेल का, वो हेलमेट यूज करते थे जिसको उस टाइम पे सिप्रा बोला जाता था, ताकि अपनी रक्षा कर सके, है ना, जब रथ चलाएं। इसके अलावा उनको अस्सी दी जाती थी, अस्सी को बोला जाता है तलवार आज के टाइम पे। फिर उनको हंस दी जाते थे, इसको एरो बोला जाता है, तीर कमान होते हैं ना वैसे। और जो तीर कमान में, ये तो तीर हो गए आपके जो हनस है, उसके बाद एक होते थे आपके इलिहनस। इलिहनस क्या है, ये कमान है जिसमें ये तीर डालोगे, यानी ये बो है। फिर यहाँ पे हमें एक भारत किंग के बारे में पता लगता है, पॉलिटी के अंदर ही, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इतना देखा था ना कि जब जो रथ थे, रथ पे जो रथ चालक होते थे, उनकी आपस में रेस लगाई जाती थी, है ना। तो जब रेस लगेगी, उनमें हेलमेट वेलमेट सब चीज दी जाती है, अब आपस में रेस लग रही है, कोई तो जीतेगा। तो यहाँ हमें भारत किंग का जिक्र मिलता है, मतलब हमें ये समझ आता है कि जो पहले वो थे विनर इस चीज के, वो भारत किंग थे जिनका नाम था दिवोदास। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पहली बार जिन्होंने ये जीता था दैट वाज भारत किंग दिवोदास। और उसके बाद एक थे दासा रूलर, दासा रूलर जिनका नाम था शंबारा। तो दिवोदास और शंबारा, इन दोनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। एक है भारत किंग, एक है दासा रूलर, ठीक है, दास के रूलर। फिर यहाँ पे हमें बैटल ऑफ 10 किंग्स के बारे में भी पता लगता है, क्योंकि देखो सबके अपने अपने ट्राइबल एरिया बन चुके हैं। तो यहाँ पे बैटल ऑफ 10 किंग को बोला गया है 10 राजन युद्ध या फिर दसा राजन युद्ध, जहाँ पे 10 राजाओं ने आपस में मिलकर युद्ध लड़ा हो, ठीक है। तो ये जो आपका 10 राजन युद्ध है, ये रावी रिवर के किनारे पे हुआ था। रावी रिवर को उस टाइम पे पुरुषानी रिवर बोला जाता था। हमने इंडस रिवर सिस्टम में इसको कवर भी किया था। तो ये जो रावी रिवर थी, उसके किनारे पे किनके बीच में लड़ाई हुई थी? ये लड़ाई हुई थी सूदास के बीच में, और बाकी कुछ 10 और ट्राइब्स थी जिनमें लड़ाई हुई थी। ये जो 10 ट्राइब्स थी, इन्हीं में 5 आपके आर्यंस भी थे जिनकी ट्राइब्स थी जो आपस में लड़ी थी, ठीक है। और ये जो सूदास थे, सूदास में आपकी 2 ट्राइब या 2 लोग आपको नजर आएंगे। एक थी भारत ट्राइब, भारत ट्राइब के राजा को भारत किंग कहा जाता था, ठीक है। और सूदास में ही एक और फैमिली थी भारत ट्राइब के साथ, जो उनके साथ मिलकर लड़ी थी, जिसको बोलते हैं ट्रुटसू फैमिली। क्या बोलते हैं? ट्रुटसू फैमिली। तो मोटा मोटा क्या ध्यान रखना है कि भारत ट्राइब के जो किंग थे या भारत किंग जो थे, उनकी लड़ाई हुई थी 10 और ट्राइब्स के साथ, है ना। और इसी में 5 आर्यन की ट्राइब्स भी थी, 5 नॉन आर्यन ट्राइब्स भी थी, तो आपस में लड़े थे ये सब। इसी को बैटल ऑफ 10 किंग बोला गया है। अब आ जाओ इकोनॉमी के ऊपर। पॉलिटी डन हो गई, ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड की। इकोनॉमी से हमें समझ लगता है कि प्राइमरी जो इनकी इकोनॉमी थी या प्राइमरी इनका जो कल्चर था, वो था गाय के ऊपर, काऊ के ऊपर, है ना। तो इसका मतलब ये पेस्टोरल थी।
पशुपालन का मेन काम करना, ये सब करते थे। प्राइमरी इनका ऑक्यूपेशन ये था। और दूसरा काम जब वो नहीं कर रहे, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था। तो एग्रीकल्चर को ये प्राइमरी नहीं मानते थे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और हमें एग्रीकल्चर में बार्ले के एविडेंस मिले हैं कि ये बार्ले उगाया करते थे। इनकी मेन वेल्थ क्या थी? क्योंकि प्राइमरी ऑक्यूपेशन गाय से जुड़ा हुआ है, तो मेन वेल्थ इनकी काऊ होती थी, कैटल होती थी, ठीक है। जिसके पास ज्यादा कैटल है वो ज्यादा अमीर है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो जिसके पास बहुत सारी काउज होती थी उसको बोला जाता था गोमत, मतलब वेल्दी पर्सन है वो बहुत, क्योंकि उसके पास बहुत सारी गैया हैं। टैक्स कलेक्शन के लिए कोई भी ऑफिसर नहीं होता था। टैक्स को कलेक्ट करने के लिए किसी ऑफिसर को नहीं भेजा जाता था, बल्कि जो चीफ होता था, है ना, मतलब ऐसे समझो जैसे राजन है, उनको वॉलेंट्री ही टैक्स दे दिया जाता था लोगों के द्वारा। और लोग कैसे टैक्स देते थे वॉलेंट्री? लोग उनको वॉलेंट्री ऑफरिंग्स देते थे। जैसे लोगों के घर में खेत में बारले उगा है, कुछ हिस्सा राजन को दे दिया। अब ये जो वॉलेंट्री तरीके से वो ऑफरिंग दे रहे हैं, इसको बोला जाता था बलि। क्या बोला जाता था? बलि, ठीक है। तो ध्यान रखना है, बलि वॉज अ वॉलेंट्री ऑफरिंग बाय द पीपल टू द चीफ। उसके बाद बार्टर सिस्टम की बात करते हैं। क्योंकि मनी या कॉइन के बारे में कोई एविडेंस नहीं मिला है, तो हमें बार्टर सिस्टम पता लगता है कि एग्जिस्ट करता था। बार्टर सिस्टम इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा, यानी किसी के पास 1 किलो आलू है, सामने वाले के पास टमाटर है, आपको आलू उसको टमाटर चाहिए, तो दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेंगे थोड़ा थोड़ा, है ना। इसी को बार्टर सिस्टम बोलते हैं, चीज के बदले चीज दे देना। ये चीज वो वाला मत समझ लेना, पनीर वाला, ठीक है। चलो, उसके बाद सोने के जो ऑर्नामेंट हैं, गोल्ड के जो आभूषण हैं, उनके बारे में हमें जिक्र मिला है। उनको बोला जाता था निष्का, निष्का ग्रीवा। तो निष्का वर्ड जो अगर कहीं पे पढ़ो तो समझ लेना वो वर्ड वर्ड जो है वो गोल्ड से रिलेटेड वर्ड है। इसके अलावा आयाज जो हैं, ये एक और टर्म थी जो बाकी के सारे मेटल्स के लिए यूज की जाती थी। यानी अगर कोई भी मेटल, एनी अदर मेटल इज गेटिंग यूज, तो उसको क्या बोलते थे? आयाज। जबकि गोल्ड को क्या बोलते थे? निष्का बोलते थे, ठीक है। और गोल्ड को गोल्ड के जो ऑर्नामेंट थे, आभूषण, उसको निष्का बोलते थे। और सिंपली जो गोल्ड होता था उसको हिरण्या बोलते थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? निष्का ग्रीवा वॉज अ गोल्ड ऑर्नामेंट, सोने से बने आभूषण, ठीक है। और सिंपल जो गोल्ड है वो आपका हिरण्या। इसके अलावा हमें कहीं ना कहीं हॉर्सेस के एविडेंस जो है वो भी मिले हैं, है ना, क्योंकि रथ यात्रा हो रही है तो हॉर्स तो हो गई। हंटिंग वगैरह करते थे, ये कारपेंट्री का काम करते थे, वीविंग वगैरह का काम करते थे, तो बहुत सारी चीजें करते थे। मेटल क्योंकि एग्जिस्ट करते थे, तो मेटल स्मेल्टर हमें देखने को मिले हैं, है ना, मेटल से कुछ ना कुछ बनाना। फिर एक पानी की टर्म जो है वो यूज की गई है। पानी की टर्म याद करो, क्या बोला गया था कि राजन जो हैं वो पानी से काऊ को बचाएंगे, कैटल को बचाएंगे। अब ये पानी कौन थे? पानी एक्चुअल में कैटल्स को ले जाते थे। पानी बेसिकली यहाँ पे ट्रेडर्स को बोला गया है, ठीक है, जो व्यापार करते थे। तो व्यापारी क्या करेंगे? आएंगे, आपकी गैया खरीद के ले जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे। इसलिए राजन की जिम्मेदारी होती थी बचा के रखना। इसके अलावा वरुण सुक्ता, ये एक एविडेंस है, ठीक है, टेक्स्ट है। उससे हमें ये समझ लग रहा है कि यहाँ पे एक कल्चर था कि जो फादर था वो अपने बच्चे को बेच सकता था। फादर कैन सेल द चाइल्ड, चाइल्ड सेलिंग यहाँ नजर आ रही है। समझ रहे हो मेरी बात? चाइल्ड मैरिज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेकिन बच्चे को बेचा जा सकता है, मतलब बच्चे का बेच व्यापार जो है वो हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है, दैट इज अघन्य। अघन्य का मतलब जिसको आपको नहीं मारना है, यानी कि उसको अगर आप मारोगे तो पाप लगेगा। तो पूरे अर्ली वैदिक पीरियड में जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें समझ लग रहा है कि ये काऊ को बहुत पूजते थे। तो काऊ वॉज कंसिडर्ड एज अघन्य, ठीक है। और ये रेफरेंस हमें ऋग्वेदिक सूक्ता से मिला है कि काऊ जो है उसको अघन्य बोला जाता था। बाकी पॉटरी के एविडेंस हमने देख लिए थे, है ना। पॉटरी में अर्ली वैदिक पीरियड में और स्पेसिफिकली अगर ध्यान रखना है तो चलो, पेंटेड ग्रे वेयर तो एग्जिस्ट करती ही थी, है ना। ये पॉटरी जिसमें वो मतलब स्टोर करके रखते थे अपना सामान वगैरह। इसके अलावा यहाँ पे हमें ऑकिर कलर्ड की पॉटरी जो है, हल्का सा लाल मिट्टी का रंग जैसा होता है, वो पॉटरी भी हमें नजर आई है, ठीक है। तो ये दोनों पोर्ट्रीज जो हैं वो अर्ली वैदिक पीरियड को सिंबलाइज करती हैं। सो अर्ली वैदिक पीरियड की सारी बातें हमने कर ली हैं। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपसे अक्सर पूछे जा सकते हैं टर्म्स के रेफरेंस में, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स के नाम आपको ध्यान रखने हैं जिनका रेफरेंस बार बार ऋग्वेद में भी हमें मिला है। सबसे पहले जो कुभा रिवर है वो आज के टाइम पे काबुल रिवर के नाम से जानी जाती है।
काबुल रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। अगर आपने इंडस रिवर सिस्टम का लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देखिए, वीडियोस में आपको मिल जाएगा। उसके बाद है वितस्ता। तो वितस्ता रिवर जो है ये जेहलम को बोला गया है उसमें। फिर आपकी रिवर है अक्षिनी। इनफैक्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है इस बार पुरानी रिवर्स पे। अक्षिनी चेनाब को बोला गया है। देन है आपकी पुरुषनानी। पुरुषानी रिवर रावी को बोला गया है। फिर आपकी एक रिवर है चुतुदरी। चुतुदरी रिवर जो है वो आज के टाइम पे हमारी सतलुज रिवर है, लीजिए, ठीक है। फिर है ब्यास। ब्यास रिवर को पुराने जमाने में विपाशा रिवर बोला जाता था, ठीक है। फिर एक रिवर है आपकी सादानीरा। सादानीरा रिवर जो है ये गंडक रिवर है आज के टाइम की। फिर है आपकी दृश्यवती। दृश्यवती जो है ये आज के टाइम की घाघरा रिवर है। उसके बाद है आपकी गोमती। पुराने जमाने में जिस नदी को गोमती बोला जाता था वो आज के टाइम पे गोमल रिवर है। उसके बाद है आपकी सुषमा रिवर। सुषमा रिवर आज के टाइम पे सोहन रिवर है। फिर उसके बाद है आपकी मारू दवरिधा रिवर। मारू दवरिधा रिवर आज के टाइम पे मारू वर्मन के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अब आप यहाँ ये सोचोगे मैम ने सारी नदियों के नाम दे दिए, गंगा कहीं नजर नहीं आ रही। तो हम बात कर लें अर्ली वैदिक पीरियड की। अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेदा का 2nd से 9th मंडल आता है, ठीक है। लेकिन गंगा रिवर का रेफरेंस हमें मिलता है ऋग्वेद के 10th मंडल में, ठीक है। तो गंगा रिवर हमें 10th मंडल में मिलती है, मतलब लेटर वैदिक पीरियड में पहुंच गए हम, ठीक है। तो यहाँ इसलिए गंगा का नाम जो है वो मेंशन नहीं है क्योंकि गंगा इज मेंशन्ड इन द 10th मंडल। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो ऋग्वेदिक पीरियड में बार बार ध्यान में आती हैं या पूछी जाती हैं, जैसे कि निवी। निवी वर्ड का मतलब क्या होता था कि कमर से नीचे, वेस्ट के नीचे जो भी कपड़ा बांधा जाता था उसको निवी बोलते थे। जैसे आज के टाइम पे धोती वगैरह पहनी जाती है, सलवार पहनी जाती है, उसको निवी बोलते थे। फिर उसके बाद करण, जो मेटल का काम करते थे, मेटल वर्कर, उनको बोला जाता था करण, ठीक है। उसके बाद वासास। वासस किसको बोला जाता था? वो कपड़ा जो आप वेस्ट के ऊपर पहनोगे, कमर से ऊपर जो पहनोगे, ठीक है। उसके बाद एक टर्म है वेकनाथ। ये सब एनसीईआरटीज में भी कहीं ना कहीं आपको मिलेंगी, पुरानी नहीं में, ये सारी टर्म निकाली गई हैं, ठीक है। वेकनाथ को मनी लैंडर बोला जाता था, जो मनी लैंडर थे, पैसा देते थे। कारपेंटर को तक्ष बोला जाता था। क्या बोला जाता था? तक्ष। इसके अलावा जो बोटमैन होते थे, है ना, जो नाव चलाते थे, उनको बोला जाता था आरित्री। क्या बोला जाता था? आरित्री। और ऋग्वेद के अंदर जैसे हमने देखा कि जो कंपोजिशन है औरतों ने, विमेन ने भी किया है, तो ऋग्वेद के अंदर कुछ ऐसे भजन हैं, कुछ ऐसे हिम्स हैं जिनको एक्चुअल में विमेन ने कंपाइल किया है। तो वो जो हिम्स ऋग्वेद के अंदर विमेन ने कंपाइल किए हैं उनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है ब्रह्मवादिनी। तो ब्रह्मवादिनी इज बेसिकली द हिम्स, है ना, या ग्रुप ऑफ हिम्स जो एक्चुअल में विमेन ने कंपोज किए हैं ऋग्वेद के अंदर। ब्रह्मवादिनी किन्हों किन्हों ने कंपोज किए हैं? जैसे आपको लोपा मुद्रा जी का रेफरेंस मिलेगा, उन्होंने कंपोज किया है, ठीक है। लोपा मुद्रा ऋषि अगस्त जी की वाइफ थी। उसके बाद सिक्ता, घोषा, जिनके नाम हमने पहले भी पढ़े हैं, है ना, वो सब इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। और एक चीज और ध्यान रखनी है, हमने फॉरेन टेक्स्ट में ये देखा था कि भोगस कोई से भी हमें रेफरेंस मिला है कि अर्ली वैदिक पीरियड एग्जिस्ट करता था। तो भोगस कोई में हमें एक इंस्क्रिप्शन मिली है, ठीक है। उस इंस्क्रिप्शन से, ये ईरान के अंदर है इंस्क्रिप्शन, उस इंस्क्रिप्शन से हमें ये समझ लगता है कि जैसे गॉड यहाँ पे एग्जिस्ट करते थे, जैसे इंद्र गॉड की पूजा यहाँ इंडिया में की जा रही थी उस टाइम पे, है ना, अर्ली वैदिक पीरियड में, तो वैसी पूजा ईरान के अंदर भी हो रही थी उस टाइम पे। तो हमें ये लगता है कि शायद जो आर्यंस थे वो ईरान की तरफ से आए थे। ये रेफरेंस हमें इस इंस्क्रिप्शन के थ्रू मिलता है, ठीक है। ये इंस्क्रिप्शन हमें इस तरीके का कुछ एविडेंस दे रही है। तो दैट वाज इट। इसी से हमारा जितना भी ये देखो लेक्चर था पूरा अर्ली वैदिक पीरियड का, वो पूरा मामला जो है वो सपाट हो गया है, ठीक है। अब हमें लेटर वैदिक पीरियड जो है वो करना है। तो लेटर वैदिक पीरियड जो है उसके बारे में फटाफट से हम लोग देख लेते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे हमारा क्या बोलते हैं, वैदिक लिटरेचर, क्योंकि लिटरेचर को अलग से पढ़ना पड़ेगा, है ना। चलो लेटर वैदिक पीरियड स्टार्ट करते हैं। आई होप आप थके नहीं होगे अभी तक। चलो जी, तो लेटर वैदिक पीरियड। अब देखो बाद की चीजें तो खराब ही होती हैं, ये समझ लो, है ना। आज के टाइम पे देख लो इंसानों ने क्या एनवायरनमेंट का हाल कर रखा है, पहले कितना साफ होता था। तो पहले अर्ली वैदिक पीरियड के लोग
किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे, लेकिन लेटर वाले करेंगे। अर्ली वाले विमेन को पूरा फ्रीडम देते थे, विडो रीमैरिज करते थे, सती नहीं करते थे। लेकिन ये सब उल्टा करेंगे लेटर वैदिक वाले। यहीं से याद हो जाएगा, सब कुछ उल्टा हो जाएगा, ठीक है? चीजें खराब होती चली जाएंगी। तो लेटर वैदिक पीरियड में सबसे पहले अगर हम पॉलिटी के बारे में बात करें, तो सबसे पहले तो एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि लेटर वैदिक पीरियड के जो सोर्सेज हैं, है ना? एक तो वो सोर्स है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर कौन सा मंडल? एक आपका फर्स्ट मंडल, एक 10th मंडल। बाकी बचे हुए 3 वेद। प्लस यहाँ पे ना कुछ स्मृतिज भी हैं जिनके थ्रू हमें ऋग्वेद के बारे में और जिनके थ्रू हमें लेटर वैदिक के बारे में और नॉलेज मिला है। और स्मृतिज में रेफरेंस है, स्मृतिज में या कह लो टेक्स्ट है। एक टेक्स्ट है उसमें ब्राह्मण, एक है आरण्यक और एक है उपनिषद, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है? तो इन सारे टेक्स्ट के रेफरेंस से हमें एक्चुअल में लेटर वैदिक पीरियड का पता लगता है। तो चलो अब वापस आ जाओ पॉलिटी पे। एक जैसे ब्राह्मण की बात हो रही है ना, इसमें एक ब्राह्मण है जिसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। टेक्स्ट है एक बेसिकली लिखा हुआ। तो शतपथ ब्राह्मण के हिसाब से हमें ये समझ लगता है कि जो आर्यंस थे उनका इंडस नदी के किनारे से पेट भर गया था। अब वो कहाँ जाएंगे? जैसा मैंने बोला था, गंगा पे। ठीक है? तो यहाँ पे आर्यंस गेंजेटिक प्लेन, खास करके ईस्टर्न गेंजेटिक प्लेन्स की तरफ रुख कर लेते हैं। गंगा के प्लेन में जाके वो बसना शुरू कर देते हैं। उनका मूवमेंट उस तरफ शुरू हो जाता है। मैंने बोला था ना बाद में वो वहां चले जाएंगे। उस टाइम पे इंडिया को 3 पार्ट्स में बांट दिया गया। 3 पार्ट्स बने इंडिया के। नॉर्थ इंडिया जो था उसको बोला गया आर्यव्रत। क्या बोला गया? आर्यव्रत। सेंट्रल इंडिया उसको बोला गया मध्य देश। क्या बोला गया? मध्य देश। साउथ इंडिया को बोला गया दक्षिण पाथ। तो 3 रेफरेंस या 3 पार्ट्स हमें इंडिया के यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और उस टाइम पे किंगडम्स जो थे वो और बड़े हो गए। हमें पहले तक तो नजर आ रहा था कि जन होते थे, जन का राजन होता था। ठीक है? लेकिन अब क्या नजर आ रहा है कि जन की जगह पे जनपद आ गए हैं, बड़े बड़े। ठीक है? और जनपद को राष्ट्र बोला जा रहा है। तो लार्ज किंगडम्स बन गए, और बड़े किंगडम्स कैसे बने होंगे? जैसे 4-5 ट्राइब्स हैं वो आपस में मिल गई तो लार्ज किंगडम हो गया उनका। इसके अलावा जो राजन की अथॉरिटी थी, अब वो थोड़ी सी, या राजन की जो उपाधि थी वो और बढ़ गई। अब राजन की जो उपाधि थी वो एक्चुअल में और अथॉरिटेटिव हो गई, अथॉरिटी ज्यादा आ गई उसके पास, है ना? और राजा के दरबार में 12 रत्न आ गए। 12 रत्न माने 12 सपोर्टर, है ना, जिनके सपोर्ट से पूरी गवर्नमेंट चलाई जाएगी। किंग का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप हो गया, जबकि पहले नहीं था। किंग के कॉन्सेप्ट को ला दिया गया, और किंग का कॉन्सेप्ट जहां पे आएगा वहां हेरिडिटरी कल्चर पूरे तरीके से आ जाएगा। इलेक्शन का हिसाब किताब खत्म हो जाएगा, है ना? तो ये पूरे तरीके से किंग का कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया। और जो फाइट थी, युद्ध आपस में जो लड़े जाते थे, अब वो टेरिटरी के लिए भी लड़े जाने लगे कि मुझे तेरी टेरिटरी चाहिए, मुझे तेरी चाहिए, ये सब। और एग्रीकल्चर एक मेन ऑक्यूपेशन बन गया, क्योंकि टेरिटरी जितनी ज्यादा होगी उतने लैंड में एग्रीकल्चर कर पाओगे। बट अभी भी राजन के पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, ये ध्यान रखना है। अभी भी स्टैंडिंग आर्मी दिख नहीं रही है। नो स्टैंडिंग आर्मी। ठीक है? अब राजन का मेन ऑब्जेक्टिव होता था पहले वाले पीरियड में, अर्ली वैदिक में, प्रजा की रक्षा करना। लेकिन अब अगर राजन के द्वारा कोई सेक्रीफाइस किए जा रहे हैं, तो वो राजन क्यों सेक्रीफाइस कर रहा है? ताकि वो अपनी जन को, अपनी प्रजा को, अपनी ट्राइब को कंट्रोल कर सके। देख रहे हो? अथॉरिटी के थ्रू, अथॉरिटेटिव हो गया ना नेचर, कि अब मुझे कंट्रोल करना है। तो प्रजा के लिए पूजा नहीं हो रही है, प्रजा के लिए सेक्रीफाइस नहीं हो रही है, प्रजा को कंट्रोल करने के लिए सेक्रीफाइस हो रहे हैं। कई बार सुप्रीम पावर पाने के लिए राजा जो सेक्रीफाइस या यज्ञ करते थे उसको बोला जाता था राजसूया यज्ञ, राजसूया सेक्रीफाइस, सुप्रीम पावर के लिए। सिमिलरली चारों दिशाओं में अपना साम्राज्य फैलाने के लिए, चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए जो हवन या यज्ञ किया जाता था उसको बोला जाता था अश्वमेध यज्ञ। इसी तरीके से राजन अगर बूढ़ा हो रहा है और वो अपनी एज को दोबारा से रिवाइव करना चाहता है, तो वो कौन सा यज्ञ करता था? वाजपेय यज्ञ या वाजपेय हवन। ठीक है? तो राजसूया, वाजपेय, अश्वमेध, ये सारे सेक्रीफाइसेस हैं, हवन वगैरह हैं जो किए जाते थे। अब ट्राइबल असेंबलीज का क्या हुआ जो पहले के पीरियड में एग्जिस्ट करती थी? ट्राइबल असेंबलीज में सभा और समिति जो हैं,
अब यहाँ पे जो हेड बने, यानी इनको जो लीड करते थे वो एक्चुअल में अब रिचर क्लास के लोग थे। मतलब यहाँ पे भी अथॉरिटी आ गई, जो अमीर है वो कंट्रोल करेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत हुई वुमेन के साथ। वुमेन को पहले इसका पार्ट माना जाता था, लेकिन बाद में वुमेन को इसका हिस्सा नहीं बनाया गया। लेटर वैदिक पीरियड में वुमेन वर नॉट अलाउड टू अटेंड दीज असेंबलीज। और विधाता का जो कॉन्सेप्ट था, जहां पे बड़े बुजुर्ग बिठाए जाते थे, वो कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया गया। और जो राजन था उसको ये लगा अब तो मैं बड़ा हो गया, अथॉरिटी आ गई, तो राजा ने अपने पास बड़े बड़े टाइटल लेने शुरू कर दिए। राजा ने अपने आप को सम्राट बोलना शुरू कर दिया। राजा ने अपने आप को बोला मैं एकरत हूँ, मैं विराट हूँ, मैं सर्वभूमि हूँ। ये राजा के टाइटल हैं, सारे टाइटल राजन के हैं। चलो, मामला डन हो गया पॉलिटी का। सोसाइटी की बात कर लेते हैं कि सोसाइटी में क्या चेंजेस। सोसाइटी के अंदर एक तो वर्ण सिस्टम जो है, जो हमने डिस्कस किया था पहले, उसके बेसिस पे होता था। वो वर्ण सिस्टम पूरे तरीके से लिखा हुआ आ गया 10th मंडल में। ऋग्वेद के 10th मंडल में जो 4 वर्ण सिस्टम है उसको मेंशन कर दिया गया। मतलब प्रॉपर तरीके से वो हमें मेंशन मिलता है। और जो टॉप वाले 3 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वो टॉप के जो 3 वर्ण होते थे वो एक थ्रेड सेरेमनी करते थे, जिसको आज के टाइम पे भी जनेऊ धारण बोला जाता है, सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी, है ना? वो सेरेमनी वो करते थे। उस सेरेमनी को उस टाइम पे बोला जाता था उपनयन संस्कारा। ठीक है, उपनयन संस्कारा। और उसके बाद गोत्रा का जो इंस्टीट्यूशन है वो पहली बार यहाँ अपेयर होता हुआ नजर आता है। पहले हमें नजर आ रहा था कि ये टर्म काओस की उससे ग्रुपिंग से रिलेटेड थी, है ना? अब ये गोत्रा का जो टर्म है वो दरअसल शादी में भी यूज होने लगा। मतलब गोत्र से बाहर शादी करनी है, एक्सोगेमी, है ना? गोत्र एक्सोगेमी की प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट हो गई। इसके अलावा जो विडो रीमैरिज हो पाती थी, जिसको हम बोलते थे नियोग, वो प्रैक्टिस को स्टॉप कर दिया गया, बंद कर दिया गया, सपोर्ट नहीं किया गया पूरे तरीके से। फिर सती और चाइल्ड मैरिज, पहले ये बिल्कुल नहीं होते थे, लेकिन अब सती और चाइल्ड मैरिज जो है उसके रेफरेंसेस हमें मिलने लग गए। ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन होना शुरू हो गया था सती कल्चर और चाइल्ड मैरिज। विमेन का जो स्टेटस है वो डिग्रेड हो गया। पहले बहुत सारी विमेन सेजेस हुआ करती थी, लेकिन बाद में कम हो गई है। पर फिर भी विमेन ने चैलेंज करके यहाँ पे हमें कुछ फेमस पर्सनैलिटीज नजर आती हैं, जिन्होंने फिलोसॉफिकल प्रवचन दिए, चीजें की, जैसे कि गार्गी, जैसे कि मैत्रेयी, नॉलेज इन्होंने हासिल किया। ठीक है, जो गार्गी हैं उन्होंने फिलोसॉफिकल वाक्य, डिस्कोर्स जो है उसके बारे में बातचीत करी है ययन वाक्य के अंदर। पर बहुत कम हो गई हैं। पहले देखो इनके कितने सारे नाम थे, है ना? लेकिन अब कम हो गई हैं। इसके अलावा अनटचेबिलिटी जो है वो शुरू हो गई। अब अनटचेबिलिटी तो आएगी ही ना, क्योंकि वर्ण सिस्टम जो है वो कैसे हो गया है, एकदम लिखा हुआ हो गया। जो चीज लिखी होगी वो वैसी माननी पड़ेगी। तो सबसे नीचे वाले जो होंगे, है ना, वो सबसे शूद्र जिनको बोला जाता है, एक तो उनके साथ दिक्कत हो जाएगी। फिर इन वर्ण के बाहर होते थे आपके दासास, एक्चुअल में, जिनको क्या बोला गया, जिनको दलित बोला गया, जिनको बोला गया अवर्ण, यानी ये वर्ण का हिस्सा ही नहीं है, इन्हीं को अनटचेबल बोला गया, जो वर्ण से बाहर थे। तो अनटचेबिलिटी आने लग गई। और ये जो अवर्ण वाले थे, दलित, इनको अलग अलग नाम दिए गए। इनको बोला जाता था निषाद, इनको बोला जाता था ये शबान है या फिर चंडाल हैं। वो वाला कल्चर शुरू हो गया कि इनके हाथ का पानी नहीं पीना, परछाई नहीं लगनी चाहिए, ये सारा कल्चर। इसके अलावा 4 आश्रम जो हैं उनकी बात यहाँ पे शुरू हो गई। 4 स्टेजेस होती हैं लाइफ की, है ना? तो 4 स्टेजेस को आश्रम में दिखाया जाने लगा। 4 आश्रम। सबसे पहला आश्रम कौन सा? ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या होगा? स्टूडेंट की शिक्षा होगी, धर्म के बारे में वो सीखेंगे, सेलिबेसी को अटेन करेंगे। उसके बाद था गृहस्थ आश्रम, यानी शादी करके परिवार पालना, हाउस होल्डर की भूमिका निभाना। इसमें अर्थ और काम के बारे में सीखा जाएगा, अर्थव्यवस्था और काम के बारे में। फिर था वानप्रस्थ आश्रम। तो वानप्रस्थ आश्रम में क्या होगा? स्पिरिचुअल विजडम की तरफ इंसान जाएगा, स्पिरिचुअली वो ग्रो करेगा खुद को, मतलब त्यागना शुरू कर देगा समाज को। लास्ट में आ जाएगा सन्यास आश्रम। सन्यास का मतलब पूरे तरीके से रिनंसिएशन कर देना, त्याग देना चीजों को, है ना, लिबरेशन के लिए। और इसमें आता है मोक्ष। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों चीजें, चारों स्टेजेस ऑफ लाइफ जो हैं वो इन 4 स्टेजेस ऑफ आश्रम्स के थ्रू बताई जाने लगी।
और ये बताया जाने लगा कि ये चारों आश्रम ही आपके पुरुषार्थ को, आपके गोल को, जो कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है, उनको अचीव करने में आपकी हेल्प करेंगे। देन उसके बाद आती है इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पे हमें नज़र आई थी, वो थी आयरन की डिस्कवरी। इसीलिए ईस्टर्न गैंजेटिक प्लेन में आर्यंस आपके पहुंच चुके थे, क्योंकि ईस्टर्न गैंजेटिक प्लेन या ईस्टर्न जो एरिया था, वहां बहुत घना जंगल था। आयरन की डिस्कवरी होने के बाद ही वो जंगल काटा गया, ठीक है। तो इसीलिए आर्यंस जो थे वो ईस्ट गैंजेटिक प्लेन में पहुंच पाए, क्योंकि आर्यन जो था, जो आयरन था, वो डिस्कवर हो चुका था, ठीक है। और यजुर्वेद के अंदर आयरन को क्या बोला गया है? आयरन को बोला गया है कृष्ण आयस। याद करो, आयस का मतलब मेटल होता है ना? तो कृष्ण आयस बोला गया है। और फॉरेस्ट को क्लियर किया गया, जंगल को काटा गया आयरन की मदद से, और बहुत सारा और लैंड उभर के सामने आया, जिस लैंड पे फिर एग्रीकल्चर वगैरह स्टार्ट की गई। तो जो आर्यंस पहले बहुत ज्यादा पेस्टोरलिस्ट हुआ करते थे, एग्रीकल्चर को सेकेंडरी मानते थे, अब उनके पास बहुत सारी भूमि आ गई, बहुत सारा लैंड आ गया, तो उन्होंने एग्रीकल्चर और ज्यादा बड़े पैमाने पे करना शुरू कर दिया। या यू कैन से कि एग्रीकल्चर जो है वो उनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन हो गया, ठीक है। हमने जब इंडस वैली सिविलाइजेशन को कवर किया था फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में, तब भी मैंने आपको बताया था कैसे वो सिविलाइजेशन एक ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन थी, और वो इंडस के किनारे इसीलिए बसे रहे क्योंकि उनके पास आयरन का कोई डिस्कवरी नहीं था, वरना शायद वो भी ईस्टर्न एरिया में जाके बस जाते, ठीक है। अब इस टाइम पे जो मेन क्रॉप्स थी इस इकोनॉमी में, वो है आपकी राइस। राइस को साली बोला जाता है। फिर उसके बाद बार्ले। बार्ले को क्या बोला जाता है? बार्ले को यावा बोला जाता है। और व्हीट, जिसको गेहूं बोलते हैं आज के टाइम पे, इसको बोला जाता है गोधुमा, ठीक है। और मूंग की जो बीन होती है उसको मुदगा बोला जाता है, दाल जो होती है। शुगर केन का भी जिक्र आया, जिसको गन्ना बोलते हैं, इसको इक्शु बोला गया है, शुगर केन को। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद टैक्स की बात करते हैं। पहले वाले में टैक्स क्या था? अर्ली पीरियड में टैक्स जो था वो वॉलंटरी था, और टैक्स को बलि के फॉर्म में दिया जाता था, है ना। लेकिन अब ये मना हो गया। अब क्या हो गया? टैक्स देना ही देना है। टैक्स को भाग के फॉर्म में लिया जाने लगा, क्योंकि राजन के पास अथॉरिटी आ गई है। और टैक्स को लेने के लिए अब रिवेन्यू ऑफिसर को अपॉइंट किया गया, रिवेन्यू ऑफिसर्स। और इन रिवेन्यू ऑफिसर को क्या बोला जाता था? समग्राहित्री। सामग्री इकट्ठी करेंगे तो समग्राहित्री, ठीक है। या तो जो भाग देना पड़ता था राजन को, वो 1/6 दिया जाता था या 1/12 दिया जाता था। और जो किंग्स और प्रिंस होते थे वो मैनुअल लेबर किया करते थे। और वैश्यास जो थे वो टैक्स पेयर थे, वो टैक्स दिया करते थे। प्रीस्ट वगैरह जो थे वो काम करते थे अपना, ठीक है। इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण के अंदर ही हमें ये समझ आया है कि जो प्लोइंग होती है ना, जमीन को जो जोता जाता है खेती करने के लिए, वो प्लोइंग का कल्चर शुरू हो गया था, रिचुअल था वहां पे। फिर बार्टर सिस्टम जो है उसके बारे में भी चलो बात हुई है कि लेटर वैदिक पीरियड में भी बार्टर सिस्टम था, लेकिन कहीं कहीं पे हमें समझ आता है कि शायद कॉइन्स का यूज किया गया, सिक्के का यूज किया गया, लेकिन इस सिक्के के लिए हमें कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो फिर ये सिक्के की यूज की बात कहाँ हो रही है? ये हमें मिलती है कहाँ पे? शतमन कृष्णाला में। इसका रेफरेंस जब आप लेते हो इस टेक्स्ट का, तब हमें पता लगता है कि कॉइन्स जो है वो यूज किए गए थे। मनी लैंडिंग की एक्टिविटीज जो थी वो की जाती थी। मनी लैंडिंग का रेफरेंस जो है वो मिला है, ठीक है, उधार लेना मतलब बेसिकली। आर्ट एंड क्राफ्ट में मेटल से काम किया जाता था, लेदर के ऊपर काम किया जाता था, है ना। और पोट्री की बात करें तो सेम पोट्री जो पेंटेड ग्रेवेयर है, वही पोट्री यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। आयरन के सबसे ज्यादा तेज एविडेंस या अर्लीस्ट एविडेंस जो है वो यूपी में, उत्तर प्रदेश में मिले हैं। यूपी में हमें अही छत्रा और अतरन जिखेड़ा, ये जगह पे आयरन यूज के एविडेंस मिलते हैं लेटर वैदिक पीरियड के। रिलीजन की बात कर लेते हैं। तो रिलीजन में इंद्र, अग्नि, वरुण, ये पहले के जो फेमस देवता होते थे, इनका स्टेटस अब कम हो गया है, डिग्रेड हो गया, अब इनको इतना ज्यादा नहीं पूजा जाता। अब क्या हुआ? सुप्रीम गॉड बोला जाता है किसको? प्रजापति को। प्रजापति इज द न्यू सुप्रीम गॉड। प्रजापति को आदि पुरुष भी बोला गया, सुप्रीम गॉड। और ये हमें कहां से मिलता है? ये रेफरेंस हमें मिलता है अथर्ववेद से। और सभा और समिति जो है वो इनकी डॉटर बोली गई है। सभा एंड समिति डॉटर बोली गई है इस गॉड की, सुप्रीम गॉड की, ठीक है। और रुद्र जो उस टाइम पे पहले के पीरियड में रुद्र माने जाते थे, रुद्र गॉड, रुद्र देवता,
वो रुद्र की इमेज जो है रुद्र देवता को अब लॉर्ड शिवा के साथ मर्ज कर दिया गया। तो लॉर्ड शिवा का रेफरेंस पहली बार एज़ अ शिवा हमें यहाँ पे मिलता है। फिर जैसे पहले के घरों में रिचुअल्स जो थे उसमें प्रीस्ट की, पादरी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब घरों में अगर रिचुअल करने हैं तब भी प्रीस्ट की मदद लेनी पड़ती थी। तो प्रीस्ट का स्टेटस ऊपर हो गया, ठीक है? बढ़ गया स्टेटस। तो वी कैन से कि जो ब्राह्मण थे उनका स्टेटस जो है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो चुका है। मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप वो भी शुरू हो चुकी थी, पहले नहीं होती थी। पर इतना है कि बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं थी, लेकिन मूर्ति पूजा स्टार्ट हो चुकी थी। मूर्ति पूजा स्टार्ट होने के लिए तो घरों में प्रीस्ट की ज़रूरत पड़ने लगी ना। और मैजिक, तंत्र मंत्र, जादू मंत्र वो भी शुरू हो चुका था। इसके अलावा पुशान, पुशान को शूद्रास का गॉड बोला गया, यानी शूद्र जो हैं वो पुशान की पूजा करेंगे। इसके अलावा जो भगवान हैं, जो गॉड्स हैं, उनके भी एक प्रीस्ट होते थे, प्रीस्ट ऑफ गॉड, उनको क्या बोला गया? बृहस्पति, ठीक है? बृहस्पति जो है उनको किनके साथ जोड़ा गया? शूद्रास के साथ, मतलब प्रीस्ट ऑफ गॉड्स के साथ जोड़ा गया, बृहस्पति। तो ये पूरा का पूरा हमारा अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड का लेक्चर था, जो कि डन हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर हम फटाफट से वैदिक लिटरेचर के ऊपर लेके आएंगे, फिर इसी तरीके से बुद्धिज्म, जैनिज्म को कवर करेंगे और हम पूरी एशियंट हिस्ट्री जो है लेक्चर वाइज डन कर देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आपकी कोई और डिमांड हो, कोई और टॉपिक आपको पढ़ना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।